हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज वाली साइंस की क्लास के साथ। और उम्मीद यही कर रहा हूं कि इस सेशन से आपको लाभ जरूर मिल रहा होगा और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी को एक निश्चित तरीके से धार दे रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। और आप सभी अभ्यर्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की क्लास को जरूर आप देखिए, पूरी सीरीज को देखिए। ये साइंस स्पेशल क्लास है और एनसीईआरटी स्पेशल क्लास है। इसमें हम लोग क्लास 8 के साइंस बुक को डिकोड कर रहे हैं फिलहाल के लिए, और चैप्टर नंबर 16 के दूसरे पार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत उपयोगी सेशन है जो सीटेट पेपर 2 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट जिनका भी मैथ साइंस है वो ऑब्वियसली देखें इस सेशन को। अगर आप बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं टीआरई एग्जाम्स की, तो ऑब्वियसली ये सेशन आपको जरूर देखना चाहिए। आप यूपी डेट वाले हैं, एमपी डेट वर्ग 2 वाले हैं, या रीट एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है, या फिर आप DSSB की एग्जाम की तैयारी से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी और अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम कोई भी हो, अगर उस एग्जाम में साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में आता है तो ये सेशन आप ही के लिए है। आ जाइए, जुड़ जाइए। और सेशन में अगर आप जुड़ चुके हैं तो फिर मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन को लाइक जरूर करो, शेयर कर सकते हो तो इस सेशन को शेयर कर दो। इसके अलावा आपको जिस चैनल पे ये सेशन दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है साइंस बाय सुमित सर, कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर ले। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिया है तो थैंक यू ले लिए। बहुत आसान है सब्सक्राइब करना। ये सब्सक्राइब जो साइड में लिखा हुआ है ना, उसको बस प्रेस कर देना है, बेल आइकन ऑन कर देना है, और ये आपका सब्सक्रिप्शन इस चैनल के लिए बहुत जरूरी है। आप ही इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हो अपने सब्सक्रिप्शन के जरिए। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है साइंस की या और भी सब्जेक्ट की, इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, मैं इतना बोलूंगा, बाकी मैं आपको सपोर्ट कर ही रहा हूं। तो चलो बात करते हैं पार्ट 2, लाइट के ऊपर बात हो रही है। चैप्टर नंबर 16 पहला पार्ट ऑलरेडी हो चुका है और टोटल 15 चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। अब एंड की तरफ चल रहे हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल एंड की तरफ ये सेशन चल रहा है, क्योंकि 17 या 18 चैप्टर्स है तो 16 हो गया, एक दो चैप्टर और होगा, उसके बाद ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा क्लास 8। अब पहले बात करते हैं कि आज हमें बात क्या करनी है। देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोग प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट टॉपिक हमारा यही था, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। आज भी कुछ कुछ इसमें पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना है। पूरा पॉइंट डिस्कस नहीं हो पाया था उस क्लास में, तो जो पॉइंट रह गया था उसके ऊपर बात करेंगे। और हम जानते हैं समतल दर्पण से किस तरह की इमेज बनती है, कहां बनती है, क्या उसका नेचर है, ये सब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। अब इस बच्चे के दिमाग में एक प्रश्न है इमेज या दर्पण के संदर्भ में। क्या है प्रश्न, देखो। यदि परावर्तित किरणें किसी अन्य दर्पण पर आपतित हो तो क्या वो फिर परावर्तित हो सकते हैं? इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। I have a question. What can reflected rays be further reflected in incident if incident on another mirror? मतलब इसका जवाब क्या होना चाहिए? देखो, सिंपल सी बात ये इसके दिमाग में ये है कि जैसे सपोज कीजिए ये कोई मिरर है M1 और कहीं से लाइट आ रही है और यहाँ पे आने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेस है। अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेस किसी दूसरे मिरर पे पड़ती है, M2 पे पड़ती है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज M2 के लिए तो इंसिडेंस है ना, आपतित किरण है ना, तो क्या फिर से रिफ्लेक्शन होगा? इसका जवाब है यस। यहां अगर ये लाइट रेज गिरेगी तो फिर ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा। अगर किसी तीसरे मिरर पे पड़ेगी तो ये अब तीसरे मिरर के लिए आपतित किरण बन गई और फिर से रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो इसका जवाब है यस। एक बार अगर लाइट रेज किसी दर्पण से रिफ्लेक्ट हो गई और वही रिफ्लेक्टेड लाइट रेज किसी दूसरे दर्पण पे पहुंची, तो दूसरे दर्पण के लिए वो परावर्तित किरण एक्चुअली में आपतित किरण है, फिर उसका रिफ्लेक्शन होगा। फिर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज किसी और दर्पण पे पहुंचेगी तो फिर रिफ्लेक्शन होगा। तो ये तो चलता रहेगा, है ना। तो यस, इसका वैलिडेशन भी है कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, ये आप जानते हैं। कई बार हम लोग इस तरीके के एक्सपेरिमेंट बचपन में हमने करके देखा है। परिवर्तित प्रकाश को पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। उसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको इस विजुअल में दिख रहा होगा। जो सलून होता है ना, सलून में जब हम बाल बाल कटवाने जाते हैं तो आप देखो, इस विजुअल को देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, मतलब इंसान है। इसके सामने एक मिरर है M1, ठीक है ना। ये अपनी इमेज को इस मिरर में देख रहा है, ठीक बात है। लेकिन पीछे वाले हिस्से को देखने के लिए जो एक्सपर्ट है यहाँ पे, ये एक छोटे से मिरर हाथ में इसने रखा है
और इस मिरर की सहायता से ये अपने पीछे वाले पोर्शन को सामने वाले मिरर में यहां पे देख पा रहा है। तो रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से ही पीछे की अब पीछे की चीजों को हम ऐसे तो देख नहीं सकते, तो पीछे एक मिरर रखेंगे, उस मिरर में पीछे की इमेज बनेगी यहाँ पे, और उस इमेज की इमेज फिर सामने के मिरर में बनेगी। तो ये तो चलता रहता है। तो ये तो एक बेस्ट एग्जांपल है, आप कह सकते हैं। याद कीजिए, जब पहली बार आप किसी केश प्रसाधक के यहां गए थे, हेयर ड्रेसर सलून में गए थे, एक्सपर्ट के पास गए थे, उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। हाँ बैठाया था, ये दर्पण है, ये आप है, ठीक है। बाल कट चुकने के पश्चात उसने पीछे की ओर एक दर्पण रखा, यहां पे एक दर्पण रखा, एक M1 है, ये M2 है। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप इस M1 यानी सामने वाले दर्पण में देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे, खास करके पीछे वाला हिस्सा। तो कैसे देख पाए? तो कहीं ना कहीं इस दर्पण में जो पीछे के हिस्से की इमेज बनी, ये इस इमेज की फिर वापस यहाँ पे इमेज बनी होगी, तो तभी आप देख पाते। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता रहता है। पहेली को इसी कॉन्सेप्ट में एक और चीज याद आ गई। पहेली को क्या बात याद आ गई कि कक्षा 6 में यानी छठी कक्षा में उसने एक एक्टिविटी किया था, विस्तारित एक्टिविटी किया था, और उसमें उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम है परिदर्शी। अब देखो यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। पेरिस्कोप, ठीक है ना? क्या बनाया था? पेरिस्कोप, ये शब्द याद रखो। और पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण उपयोग किए गए थे। एक सवाल तो आपका ये हो गया कि जो पेरिस्कोप होता है, अब क्या होता है अभी मैं समझा दूंगा। छठे क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। परिदर्शी जिसको हम कहते हैं ना, इसको बनाने के लिए प्लेन मिरर की आवश्यकता होती है। एक सवाल तो ये, समतल दर्पण की आवश्यकता होती है, ठीक है। समतल दर्पण कैसे ये बनाया जाता है? दो समतल दर्पण को कैसे डिजाइन के रूप में एस्टेब्लिश किया जाता है जिससे आपका एक मकसद पूरा होता है। पहली बात तो ये कि पेरिस्कोप क्यों बनाया जाता है, इससे क्या फायदा होता है। देखो मैं सीधा सीधा आपको बता दूं कि पेरिस्कोप का उपयोग समुद्री पनडुब्बियों में किया जाता है, ठीक है, टैंकों में किया जाता है, युद्ध बंकरों में सैनिकों के द्वारा किया जाता है, दुश्मन की गतिविधियों को दूर से देखने समझने सुरक्षित तरीके से यूटिलाइज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कई टेक्निकल यूज होता है पेरिस्कोप का। और अगर मैं सिंपली इसके डिजाइन की बात करूं ना, कि जो पनडुब्बी में पेरिस्कोप लगता है या युद्ध बंकरों में जिसको छिपा के रखा जाता है पेरिस्कोप को, ताकि दूर की गतिविधियों को देखा जा सके सुरक्षित तरीके से, तो उसका डिजाइन सिंपल है। देखो एक मिरर, प्लेन मिरर यहाँ पे एक खास एंगल पे एडजस्ट किया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि इसका अपना पूरा डिजाइन है। ये एक मिरर है, आप इसको देख लो, मिरर 1, और ये इसके साथ कितने डिग्री पे एसोसिएटेड है? 45 डिग्री के एंगल पे इसको लगाया गया, एक खास एंगल पे। ये पूछ सकते हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रख लेना, ठीक है। एक और मिरर यहाँ लगा दिया गया, एक नली जैसी संरचना के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एक लगा दिया, ये भी 45 का एडजस्टमेंट है। दो मिरर लगा दिया, मतलब ऐसे बना करके दो मिरर को एडजस्ट कर दिया, और युद्ध बंकर के दीवार पे इसको आपने ऐसे पाइप की तरह लटका दिया, ठीक है ना। और सामने का ये एरिया थोड़ा खोला हुआ है, यहां से लाइट वेज अंदर जानी चाहिए। और आप पीछे छिप करके आपने एक एरिया यहां अपने आंख के लिए बना लिया, ठीक है। अब यहां से कोई ऑब्जर्वर, कोई व्यक्ति यहां की गतिविधियों को सुरक्षित तरीके से छिप के देख सकता है, ऐसे हम कह सकते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसे? अब इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश की किरण, मान लो यहाँ पे दुश्मन सैनिक की कुछ गतिविधियां चल रही है, ठीक है ना, और इनके बारे में आपको नजर रखनी है। तो यहां से चलने वाली लाइट रेज ऑब्वियसली इस पाइप के अंदर जाएगी, और जैसी जाएगी एक सामने एक खास एंगल पे मिरर लगा दिया गया है सोच समझ के। तो जैसी ये लाइट रेज यहाँ पहुंचेगी, तो यहाँ पहुंचने के बाद आपतित हो रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्शन है। और यही रिफ्लेक्टेड लाइट रेज पहुंचते पहुंचते जैसे आगे बढ़ेगी, तो दूसरे सामने एक और मिरर है एक खास एंगल पे। तो अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जब इस दर्पण पे गिर रही है, तो ये इंसिडेंट लाइट रेज हो गया इस दर्पण के लिए। और फिर जब रिफ्लेक्टेड या कोई भी लाइट रेज किसी दर्पण पे गिरेगी, चाहे कोई भी लाइट रेज हो, तो उसका रिफ्लेक्शन तो होना ही है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, यानी यहाँ की गतिविधियों को यहाँ से सुरक्षित तरीके से देखा गया।
ये पेरिस्कोप होता है। इसको बनाने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये टैंक में लगाया जाता है और नीचे छिप करके आप बाहर की चीजों को देख सकते हैं। समुद्री जो सबमरीन होता है पानी के अंदर जो ऐसे चलता है ना, उसका नाक कान आंख यही होता है, पेरिस्कोप होता है। ऐसे ये आप देख सकते हो, बाहर की चीजों को देखा जा सकता है इस तरीके से, क्योंकि खास एंगल पे दर्पण लगा दिए जाते हैं और कुछ चीजों से चलने वाली लाइटें अंदर जाती है, फिर रिफ्लेक्ट होकर के यहां तक पहुंच जाती है। तो पेरिस्कोप बनाने में ये यूज किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और पेरिस्कोप का कॉन्सेप्ट मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्टेड लाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है, उसी कॉन्सेप्ट पे ये आधारित है। ठीक है ना, ये भी आप कह सकते हैं। एक और बात देखिए, जब समतल दर्पण की हम बात करते हैं ना, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, ठीक है जी, तो प्लेन मिरर से किसी ऑब्जेक्ट की किस तरीके की इमेज बनती है, ये बात तो आप पिछले क्लास में जान चुके हैं। यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट जानना है। अगर मान लीजिए आपके सामने एक से ज्यादा प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर, आप इस विजुअल को देखो, एक मिरर है, दिस इज M1 और दिस इज M2, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे एसोसिएटेड है। ये वाला एंगल देखो, यहाँ पे 90 लिखा भी है, ठीक है। अब हो सकता है ये 90 डिग्री पे दो मिरर है, कुछ मिरर ऐसे हो सकता है 60 डिग्री पे भी एसोसिएटेड है, मतलब कोई एंगल हो सकता है। अगर दो मिरर को हमने ऐसे प्लेन मिरर को किसी एंगल पे एसोसिएट किया, चाहे वो 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 80 डिग्री, कोई भी हो, और फिर इनके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, वस्तु को रख दिया, तो उस वस्तु की जो इमेज बनेगी, एक से ज्यादा बनेगी, ठीक बात है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल इमेज बनेगी, लेकिन इमेज कितनी बनेगी वो डिपेंड करता है कि दोनों मिरर को कितने डिग्री एंगल पे रखा गया है। ये ध्यान रखिए, है ना। आप ये बात तो जानते हैं ना कि समतल दर्पण से एक ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दो समतल दर्पण का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, किसी एंगल पे एडजस्ट किया जाए, तो क्या होगा, तो बहुत सारी इमेज बन सकती है, 3 4 5, इट डिपेंड्स। लेकिन इसका पूरा साइंस है। इसके लिए एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप सिंपल है, दो समतल दर्पण लीजिए, एक ले लिया, दूसरा ले लिया, और दोनों के बीच ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना, इस चित्र के अनुसार, और इनको जोड़ दीजिए किसी टेप से, और इसके बीच में एक सिक्का रख दीजिए। ये ऑब्जेक्ट है, सिक्का ऑब्जेक्ट है। आप देखो, अगर दो दर्पण 90 डिग्री पे एसोसिएटेड है ना, एडजस्टेड है ना, तो उसके सामने सिक्का ऑब्जेक्ट को रख दिया, और सिक्के की इमेज की संख्या कितनी बन रही है, 1 2 3, 3 इमेज बन रही है। तो जब 90 डिग्री पे दो मिरर को रख दिया गया तो इमेज की संख्या 3 बनी। सवाल यह है कि क्या ये फिक्स है, 3 ही इमेज बनेगी? अगर 80 डिग्री पे रख देंगे तो, 40 डिग्री पे रख देंगे तो इसीलिए अगले स्टेप में ये आपको बताया गया है कि अगर सिक्के की 3 इमेज बने हैं 90 डिग्री पे, तो अब आप दर्पण को 45 पे रखो, 60 पे रखो, अलग अलग एंगल पे रख करके देखो, और प्रतिबिंब की संख्या क्या हर बार 3 आ रही है या अलग अलग आएगी? देखो, हर बार 3 तो नहीं आएगी, प्रतिबिंब की संख्या डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग। अब इसके लिए मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, आपके बुक में उतना नहीं है 8वीं क्लास में, लेकिन ये नोट पॉइंट के कैटेगरी में इसको समझ लीजिए, क्योंकि यहां से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो, मैं सारे पॉइंट बता देता हूं। पहली बात तो ये कि इमेज की संख्या कितनी होगी, इमेज की संख्या यानी प्रतिबिंब 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, कितनी होगी, ये डिपेंड करता है किस पर, थीटा डिग्री पर। मतलब जिस कोण पे दर्पण को एसोसिएट किया गया, ये थीटा डिग्री की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, 40 डिग्री हो सकती है, 90 डिग्री हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है फिजिक्स में, सिंपल फॉर्मूला है, वो आप याद रख लो। इमेज की संख्या कैसी होगी, इमेज नंबर, ये होगी 360 बाई थीटा -1। या तो ये फॉर्मूला लगेगा, या हो सकता है -1 करने की जरूरत ही ना हो, 360 बाई थीटा। अब दो बातें बता रहा हूं, यानी इससे आपको इमेज की संख्या मिल जाएगी। एंगल दे दिया जाएगा तो आप बता सकते हो कि 4 इमेज बनेगी या 5 इमेज, अगर इतने डिग्री का एंगल है, दो दर्पण को इतने डिग्री पे एसोसिएट किया गया। अब यहां भी दो बातें, -1 कब करना चाहिए, -1 कब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमेज नंबर तो दोनों बता रहा है, ये भी इमेज नंबर बता सकता है और ये भी बता सकता है।
देखो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखो। अगर मैं कहता हूं कि दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पे एसोसिएट किया गया है, 90 पे, ठीक है ना, यानी थीटा की वैल्यू 90 है, ये है 90 डिग्री। तो इमेज की संख्या कितनी होगी? अगर पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे 360 बाई थीटा माइनस 1 लगाएंगे तो 360 90 करो -1, तो इसको काटो, 4 - 1 3, ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं कहता हूं इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो इमेज की संख्या कितनी होगी? 360 थीटा -1 यानी 360 बाई 60 -1, तो 6 - 1 5, पहले में 3, अब इमेज की संख्या 60 पे 5 होगी। इन दोनों एग्जाम्पल में एक चीज आप देखोगे कि पर्टिकुलरली अगर मैं कहूं कि 360 बाई थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ओनली अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो पहले केस में 4, दूसरे केस में 6। और यही बात आपको याद रखनी है कि जब आप इमेज की संख्या काउंट कर रहे हैं तो आप ये देखो कि पर्टिकुलरली 360 बाई थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर 360 बाई थीटा की वैल्यू कोई इवन नंबर आए, सम संख्या 2 4 6 इवन नंबर हो, तो इमेज की संख्या कितनी होगी? इमेज की संख्या होगी 360 बाई थीटा -1 करना पड़ेगा। इसका मतलब समझो, अगर ये वैल्यू आपको 4 मिली, ये वैल्यू आपको 6 मिली, ये वैल्यू आपको 8 मिली, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 4 - 1 या फिर 6 - 1 या फिर 8 -1, -1 करो 3, इवन नंबर में हमेशा 5 इमेज होती है। तो आप दो एग्जाम्पल जो आप यहां देख चुके हैं ना, इसमें 4 आ रहा था, एक माइनस किया, 3 बिल्कुल सही है, इसमें 6 आ रहा था, सम संख्या है, इवन नंबर है, 5 सही आंसर। लेकिन अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल दूं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इमेज की संख्या कैसे निकलेगी? इमेज की संख्या अगर आप 90 नहीं, 90 तो हो चुका है ना, 40 डिग्री ले लो ऐसे, तीसरा एग्जाम्पल। तो 360 बाई थीटा की वैल्यू पहले निकालो, कितना आ रहा है? 360 बाई 40। ये ऑलरेडी एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो यहां यही आंसर होगा, -1 करने की जरूरत नहीं है। अगर ये विषम संख्या है तो इमेज नंबर ओनली 360 बाई थीटा ही होगी। आपको बात समझ में आई? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली बोल रहा हूं कि दो दर्पण को एसोसिएट किया गया, एंगल आपको पता है, तो इमेज कितनी बनेगी उसकी जानकारी एंगल से पता चलेगी। अब आप एंगल को 360 बाई थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ और देखो कि 360 बाई थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। क्या 360 बाई थीटा की वैल्यू 2 4 6 8 आ रही है? तो -1 करो, और अगर 3 5 7 आ रही है तो -1 मत करो, यहां पे -1 होगा और यहां पे कुछ नहीं होगा, सिंपल। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एंगल अगर दिया जाएगा तो आपको इमेज काउंट करने में दिक्कत होगी। 90 डिग्री पे 3 आया क्योंकि 90 डिग्री पे 360 बाई थीटा की वैल्यू 4 आ रही है, 4 सम संख्या है, यहाँ 6, लेकिन 40 डिग्री पे 9 ही क्यों आया? क्योंकि ये ऑलरेडी विषम संख्या है, तो आपको -1 नहीं करना है, 9 ही आंसर बता देना। तो कोई भी अगर एंगल होगा तो मुझे उम्मीद है आप आराम से निकाल लेंगे उसको, ठीक है ना? ठीक। समतल दर्पण में हमने देखा पेरिस्कोप बनाने में यूज किया जाता है। समतल दर्पण से अगर दो समतल दर्पण को एंगल पे एडजस्ट किया जाए तो फिर बहुत सारी इमेज बन सकती है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है ना? और एक और बात याद रखिएगा कि अगर मिरर 1 और मिरर 2 दो समतल दर्पण पैरेलल हो ना, तो इमेज की संख्या इनफाइनाइट होती है। आप खुद भी चेक करके देख लेना, इमेज की इमेज, इमेज की इमेज, इमेज की इमेज, दो दर्पणों आमने सामने अगर पैरेलल दर्पण है और उसके बीच में आप खड़े हो जाओ ना सलून वगैरह में, तो मल्टीपल बहुत सारे इमेज आपको दिखाई देंगे। तो अगर समानांतर हो तो आप समझ लेना अनंत संख्या में इमेज बनेगी, ये भी कभी कभी पूछ देते हैं। बाकी एंगल की बात होगी तो वो फॉर्मूला लगा लेना है, केस आपने समझ लिया है, ठीक है ना?
अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का उपयोग जो है ना, जैसे क्या होता है ना कि अलग अलग एंगल पे आप मिरर को, समतल दर्पण को एडजस्ट करते हैं ना, तो बहुत सारी इमेज बनती है। इसी मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन के केस का उपयोग एक इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है जिसको कैलाइडोस्कोप कहते हैं। ये भी जैसे पेरिस्कोप था, कैलाइडोस्कोप देख लो, मे भी शायद आपने बचपन में देखा होगा, बच्चों का खिलौना भी लोग इसे कह देते। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी या बहुरूपदर्शी कैलाइडोस्कोप में भली भांति आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। यानी जैसे पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका उपयोग युद्ध बंकरों में किया जाता है, सबमरीन में किया जाता है, टैंक में किया जाता है, वैसे कैलाइडोस्कोप भी एक इंस्ट्रूमेंट है और इसको बनाने के लिए भी प्लेन मिरर का ही रिफ्लेक्शन पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। और आमतौर पर आपने देखा होगा ऐसे एक नली होती है कैलाइडोस्कोप बनाने के क्रम में, घर पे भी बना सकते हो आप, और उस नली में ना 3 मिरर को एक खास एंगुलर फॉर्मेट में 60 डिग्री पे एसोसिएट किया जाता है। ये देखो, एक दो 3 मिरर है, प्रिज्म की तरह है ये। अभी इसका 3 डायमेंशनल पिक्चर नहीं है, ऐसे 3 मिरर है, ऐसे ऐसे और ऐसे करके 3 मिरर लगा दिया और इसको नली में फिट कर दिया। ठीक है, और एक आंख के पास जैसे आप कुछ देखोगे ना, तो एक तो यहां होगा ना, तो ये आईपीस हो गया, और यहां पे कुछ रखना होगा तो उसको हम बोलेंगे एंड कैप। ठीक है, और यहां पे कुछ ना कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को ऐसे डाल दिया जाता है। ठीक है, 3 मिरर तो आपने लगा ही दिया है, आंख ऐसे, एक कैप लगा दिया, उसमें थोड़ा सा छेद कर दिया। अब जब आप इसमें कांच की चूड़ियों के कुछ रंगीन भागों को ऐसे रखते हो ना, और ऐसे इसको घुमाते हो ना, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बनते हैं। एक मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर दूसरे से, तीसरे से, ऐसे करके मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड बहु इमेज बनने का अपना एक केस बनता है। और इस तरीके से ये आपका काइडोस्कोप तैयार होता है। ये देख रहे हो, ऊपर कैप है, इसमें एक छोटा सा छेद है, नीचे है कैटेगरी, और इसके अंदर ये इसको इंसर्ट कर दिया गया, 3 मिरर को लगा दिया गया, प्लेन मिरर बन गया आपका कैलाइडोस्कोप तैयार। ये है, ऐसे दिखता है, और ऐसे आप करोगे ना, घुमाओगे ना, तो इतने सारे मल्टीपल कलरफुल पैटर्न आपको दिखाई देंगे ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के आधार पर, कि ऐसे कलरफुल पैटर्न को बच्चे देख करके खुश हो जाते हैं। बच्चों का खिलौना समझ लो, हालांकि खिलौना ही नहीं है आज, इसका उपयोग फैशन डिजाइनर, क्राफ्ट्समैन कलर पैटर्न को डिस्कवर करने के लिए करते हैं, तो कैलाइडोस्कोप प्रोफेशनल भी यूज करते हैं। सो बड़ी काम की चीज है, और इसमें भी प्लेन मिरर लगा करके आप ऐसा कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है, आप ना भी करो, हालांकि मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया कि कैसे करना है, क्योंकि कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियां लीजिए। दर्पण की पट्टियां लीजिए, उसका डायमेंशन दे दिया है, 3 दर्पण ले लिया, और चित्र के अनुसार एक प्रिज्म की आकृति में, 1 2 और 3 करके जो प्रिज्म जैसा होता है ना, उसकी आकृति में उसे दर्पण को जोड़ दीजिए, और इन्हें मोटे गत्ते या चार्ट पेपर की बनी एक ट्यूब के अंदर, इसके अंदर इसे इंसर्ट कर दो। यही तो किया था ना यहाँ पे, ये देखो, ये प्रिज्म के शेप में 3 मिरर है, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक नीचे होगा, इसको सेट कर दिया। ठीक है, सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो, मतलब अगर दर्पण की पट्टी इतनी बड़ी है तो ट्यूब थोड़ा बड़ा हो, ऐसे हो, तभी तो डिजाइन बनेगा अच्छे से। ट्यूब के एक सिरे के गत्ते के एक ऐसे डिश से बंद कीजिए जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बनाओ, आईपीस के पास अंदर की चीजों को देखने के लिए एक छिद्र बनाओ। ठीक है, बना लिया। और डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए। ठीक बात है, स्टेबल बना दीजिए। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़ता पूर्वक लगाइए। एक दूसरे सिरे पर एक तरीके से कांच का प्लेट लगा दीजिए। ठीक है, और इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन, जो कांच का प्लेट लगा ना, उस पर चूड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए। ठीक है ना, और ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर दीजिए, मतलब इसको ब्लॉक कर देना, इसमें चूड़ी के टुकड़े डाल करके इसको बंद कर देना। और जब आप ऐसे घुमाएंगे ना, तो वो रंगीन चूड़ियों के टुकड़े ऐसे हलचल करेंगे ना, तो इधर उधर मूव करेंगे और फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का पैटर्न दिखाई देगा।
ठीक है, आपका बन गया ये कैलाइडोस्कोप, आपका कैलाइडोस्कोप तैयार है जी। आप इस छेद से झांकते हुए, इधर से ऐसे झांकते हुए आपको ट्यूब में भली भांति पैटर्न ऐसे दिखाई देंगे, और ये पैटर्न आपको ऐसे दिखेंगे, मल्टीपल पैटर्न दिखेंगे, कलरफुल अपीयरेंस दिखेंगे। अच्छी बात इसकी ये है, एक बार अगर कोई एक पैटर्न दिख गया ना तो दोबारा वो रिपीट नहीं होता है, ये पूछा जाता है, एक बार पूछा भी गया है। दिस इज द क्वेश्चन। कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे, यूनिक पैटर्न बनता है, ये याद रखिएगा। दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले जो कलाकार होते हैं ना, प्रोफेशनल, अभी मैं बोल रहा था, कैलाइडोस्कोप का उपयोग करके नए नए पैटर्न की कल्पना करते हैं, मतलब नए नए पैटर्न डिस्कवर करने के लिए वो कैलाइडोस्कोप की सहायता लेते हैं। अपने खिलौने को आकर्षक बनाने के लिए आप इस पर रंगीन कागज चिपका सकते हैं, हालांकि बच्चों का ये खिलौना भी है। So this is the kaleidoscope, works on the principle of multiple reflections. Plane mirror is being utilized to make the kaleidoscope and it is very easy to make. घर पे हम बना सकते हैं, लेकिन बनाया होगा बचपन में, ऐसा मुझे लगता है। तो कलाइडोस्कोप की खासियत यही है। पेरिस्कोप की खासियत आपने देख ली है। तो ये सारे पॉइंट्स अब तक हमने इस संदर्भ में डिस्कस किए, ठीक है। अभी कुछ और पॉइंट की बात कर ले। एक टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अच्छा, ये बात शायद आप जानते होंगे कि जो सनलाइट होता है ना, जिसको हम सूर्य प्रकाश कहते हैं, ओरिजिनली जो अपीयर होता है ये व्हाइट होता है, श्वेत होता है, सफेद होता है, लेकिन वास्तव में ये सफेद ना होकर के बहुत सारे रंगों का मिश्रण है। और बचपन में आपने पढ़ा होगा कि ये सतरंगी रंगों का मिश्रण है, VIBGYOR, विबग्योर, यही पढ़ा है ना। इस सूरज की रोशनी जो व्हाइट अपीयरेंस के रूप में हमें दिखती है, वो व्हाइट नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर, क्योंकि सभी 7 रंग की प्रकाश किरणें कंबाइंड हो जाए, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, ऑरेंज, तो वो सफेद हो जाती है ना। तो इस चीज को आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देख सकते हैं। अब जब आप सनलाइट को ना किसी प्रिज्म से होकर के पास करवाओगे, तो प्रिज्म क्या है? एक ऐसी वस्तु है जो बहुत सारे मीडियमों का समूह है, मल्टीपल मीडियम्स का एक सिस्टम है प्रिज्म। तो जैसे ही व्हाइट लाइट रेज प्रिज्म से होकर के गुजरती है, इसका ओरिजिनल पाथ आप देख सकते हो। अगर इस मीडियम और इस मीडियम में कोई फर्क नहीं होता तो ये लाइट में भी शायद ऐसे चलती है, ठीक है, लेकिन मीडियम में फर्क है। तो जैसे ही प्रिज्म में ये सनलाइट पहुंचती है ना, तो यहां पे 2 घटनाएं होती है, 2 इवेंट होती है। पहली, जैसे ही सनलाइट इसके अंदर प्रिज्म में पहुंचेगी, ये ब्रेक डाउन होती है, टूट जाती है, अपने मूल रूप में टूट जाती है। इसमें जितनी भी रंग है ना, उसमें ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। जैसे 7 रंग है तो 7 रंग की प्रकाश किरणों में ब्रेक हो रही है प्रिज्म से गुजरने के दौरान। और दूसरी चीज ये होती है कि चलो ब्रेक डाउन तो हो गया, प्रकाश की किरणें टूट तो गई, यहाँ पे एक घटना तो हुई। दूसरी ये चीज होती है कि जब प्रिज्म से ये लाइट बाहर निकलती है ना, तो अपने ओरिजिनल रास्ते से बेंट हो जाती है, ऐसे मुड़ जाती है थोड़ी सी इधर की तरफ। तो इसको डिविएशन कहते हैं, विचलन कहते हैं। यही हो रहा है ना। तो यही घटना तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। अगर ये सनलाइट है, ओरिजिनली ऐसे जाती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ये ऐसे डिविएट हो रही है, ठीक है। तो यही तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। तो ये आपको सीधे सीधे समझना है, इसका पूरा और भी साइंस है, लेकिन देखते हैं इसमें आपको कितनी बातें बताई गई है, ठीक है ना। कक्षा 7 में आपने सीखा कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। इट डजंट मीन कि वो श्वेत ही है, श्वेत दिखता है बट उसमें बहुत सारी ओरिजिनल कलर होती है। आपने ये भी सीखा कि इसमें 7 रंग होते हैं, ठीक बात है। यह दर्शाने के लिए कि सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं, आप क्रियाकलाप कर सकते हैं, प्रिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आप घर में भी प्रिज्म बना सकते हो, ऐसा भी हो सकता है।
तो जब प्रिज्म से लाइट गुजरती है तो दो चीजें होती है, वो ब्रेक डाउन होती है लाइट रेस अपने ओरिजिनल कंपोनेंट कलर में, और डिविएट होती है अपने मूल मार्ग से विचलित होती है, ठीक है ना। और विचलन का अपना साइंस क्या होता है तो ये शायद आप जानते होंगे, फिर भी कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं। तो ये अगर व्हाइट लाइट रेज है ना, ओरिजिनल पाथ ये है और ये ऐसे डिविएट हो रही है सिंपली, तो ये होता है ना वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है। तो ये होता है ना आर वाई, सॉरी, रेड ऑरेंज येलो, ऊपर में रेड ऑरेंज येलो, ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड देन वायलेट, यही है। सो वी आई बी जी वाई आर। तो एक बात आपको याद रखना है कि अगर ओरिजिनल पाथ ये है, ये मान लो ओरिजिनल पाथ है और यहां से लाइट डेविएट होगी, तो डेविएशन एंगल तो ये है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? सबसे ज्यादा डेविएशन जो सबसे नीचे ओरिजिनल पाथ से सबसे ज्यादा डेविएशन एंगल वायलेट का है, सबसे कम किसका होता है? रेड का होता है। तो ये ऐसे याद रखिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा अभी डिटेल में इसके बारे में नहीं है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरी घटना के बारे में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको 8th क्लास में समझाया गया है तो उतना काफी है। सबसे ज्यादा डेविएशन ऑब्वियसली ओरिजिनल पाथ से सबसे ज्यादा दूर तो यही है, वायलेट है, सबसे कम रेड है, उसी हिसाब से इसका पैटर्न बनता है, ठीक है। सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की ये घटना है। और एक्सपेरिमेंट में क्या है? एक्सपेरिमेंट में यही है, एक कटोरी में पानी रखो, एक दर्पण डाल दो यहाँ पे, पानी दर्पण दो मीडियम का एक कॉम्बिनेशन हो गया, इसके ऊपर अगर सनलाइट आएगी तो वही प्रिज्म वाला केस, एक तरीके से प्रिज्म ही है, प्रिज्म वाला केस बनेगा और ये आपको सतरंगी प्रकाश की किरणें दीवार पे दिखेगी या कागज की पट्टी पे दिखेगी, पर्दे पे दिखेगी, अगर आपने स्क्रीन की व्यवस्था कर दी है तो। इवन नेचुरल फेनोमेना के तहत आप देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में जो बारिश की छोटी छोटी बूंद होती है ना, रेन ड्रॉप, एक नेचुरल प्रिज्म की तरह ये काम करता है, और इसके अंदर जब लाइट गुजरती है ना, सनलाइट, तो फिर प्रिज्म में जो चीज होती है वो यहाँ भी होती है और रेनबो फॉर्मेशन का केस हमें दिखाई देता है। ऑल्दो रेनबो का अपना साइंस है जो आप आगे की क्लास में पढ़ोगे, आपकी इस बुक में नहीं है, लेकिन रेनबो बनना भी तो डिस्पर्शन का एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बताया गया है। उपयुक्त साइज का एक समतल दर्पण ले लेना है एक्टिविटी में, इसे चित्र 16.13 में दर्शाए अनुसार एक कटोरी में रखिए, ठीक है। कटोरी में पानी भर लीजिए, पानी है और इसमें एक दर्पण भी है, दो मीडियम हो गए, दो चीजें हो गई। इस व्यवस्था को किसी खिड़की के पास इस प्रकार रखिए कि दर्पण पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़े, ठीक है, पड़ सके। और कटोरी की स्थिति को इस प्रकार एडजस्ट कीजिए कि दर्पण से परावर्तित होने वाला प्रकाश किसी दीवार पर पड़े, ठीक है ना। तो यहां से परावर्तित होने वाले प्रकाश की किरणें दीवार पर पड़े। यदि दीवार सफेद ना हो तो इस पर सफेद कागज की शीट चिपका दीजिए और परावर्तित प्रकाश में आपको अनेक रंग दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे वो नेचुरल फेनोमेना हो रही है, डिस्पर्शन हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। दर्पण, क्योंकि यहां हो क्या रहा है, दर्पण एवं जल, दर्पण और पानी कटोरी में जो आपने रखा है, ये एक मिलकर के एक प्रिज्म सिस्टम बनाता है नेचुरली। यह प्रकाश को उसके अलग अलग रंगों में तोड़ देता है, स्प्लिट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जैसे कि आपने कक्षा 7 में अध्ययन किया और अभी मैंने थोड़ा सा बताया भी। तो प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की यह घटना वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और रेनबो फॉर्मेशन इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक सी घटना है। सो यू नो दैट, सो दिस इज द केस। तो इस तरीके से ये पॉइंट अभी हमने इस चैप्टर के अंतर्गत कवर किया। अब थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर था तो मैं सोच रहा था कि दूसरे पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूं, लेकिन एक पार्ट इसका और जाएगा, मतलब लाइट का लेक्चर नंबर 3 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। अगली क्लास में मैं बाकी के बचे हुए पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा आपसे, तो आप वो भी देखिए, बाकी पीछे जो क्लास हुई है वो भी देखिए। और क्लास देख ही रहे तो लाइक कौन करेगा? आप ही करोगे ना, मैं तो नहीं करूंगा। चैनल सब्सक्राइब कौन करेगा? आपने कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लो ना, क्या दिक्कत है। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, ऐसे सब्सक्राइब दिख रहा है ना, ऐसे कर दो बस, बेल आइकन को ऑन कर दो, हो गया सब्सक्राइब, कुछ नहीं जा रहा है इसमें, 2 सेकंड का काम है, 2 से 3 सेकंड में हो जा रहा है। लेकिन आपके इस काम से ना इस चैनल का बहुत फायदा हो जाएगा, और चैनल का फायदा मतलब आपका फायदा,
हम सबका फायदा। आप जब सब्सक्राइब करोगे, मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा भाई साहब? आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसी से मिलेगा ना। तो आपके लिए अगर ये मैं कर रहा हूं तो आप मेरे लिए इतना कर दो, यही तो मैं बोलता हूँ। बाकी क्लास तो आ ही रही है, 8th क्लास अभी सीरीज ये खत्म होने वाला है, इसके बाद मैं 10th क्लास का करवाने वाला हूँ। तो चलता रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। चाहते हो तो दिखाओ चाहते हो। तो करना क्या है, सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, चैनल को लाइक करना है, सेशन को लाइक करना है और लाभ उठाइए। जितना कुछ करो ना करो, पढ़ाई जरूर करो, पूरा क्लास देखो और इससे लाभ मिलेगा। तो आज के लिए तो मुझे लगता है इतना ही काफी है। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। अगली क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है जी। और उसके बाद फिर 17 चैप्टर के ऊपर चलेंगे। बस ऐसे ही है, 17 18 इतने ही चैप्टर्स है। सब मैंने करवा दिया। अच्छी बात ये है, आपने देखा, अच्छी बात है, नहीं देखा तो पीछे हो जाके देखो, टाइम निकाल के देखो, जब समय मिले देखो, जितनी बार मौका मिले देखो, जब तक की चीजें समझ में ना आ जाए। ईमानदार बनो अपने आप से। ये नहीं कि एक बार वीडियो देख लिया हो गया, नई कॉन्सेप्ट समझ में आया दोबारा देख लो। कुछ प्रॉब्लम है तो लिख दो, ये प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, दोबारा मैं बता दूंगा, क्या दिक्कत है। सो दिस इज द केस। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे अब मिलूंगा अगले क्लास में पार्ट 3 के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।